हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा लेक्चर सेकेंड रहने वाला है एनडीए और सीडीएस 0127 के लिए। तो इस लेक्चर में हम लेक्चर के साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कवर कर रहे हैं, सो दैट कि आपको पता लगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करो, है ना, आपके फ़ायदे के लिए है ये। ओके, तो आज की सेशन का हमारा पहला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज हम सारी चीज़ें खोल के पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको एक सेल दिख रहा है, ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है ना, न्यूक्लियस के अंदर आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, लाइजोसोम, राइबोसोम, क्रोमेटिन, और ये आ गया अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, ये कहाँ पे होता है। तो सेल का जो आउटर लेयरिंग होता है, ठीक है, आउटर लेयरिंग होता है, एकदम आउटर नहीं, जैसे ये आउटर हो गया तो इसके जस्ट इस सेकेंड आउटर लेयरिंग जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कैसा नेचर का होता है, इसे हम बोलते हैं, ये कैसा होता है, ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब क्या हो गया आपका, लचीला, यानी कि ये किसी भी तरीके से मुड़ सकता है, ये टूटता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, फ्लेक्सिबल हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये किससे बना होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, किससे बना होता है, प्रोटीन, और इसके साथ साथ ये लिपिड से बना होता है। तो प्रोटीन और लिपिड ये दो चीजें मिल करके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती हैं। ठीक है, तीसरी चीज, इसका नेचर जो होता है वह सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है, कैसा होता है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि किन्हीं खास लोगों को अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है ये। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कोई भी आ गया और सेल के अंदर चला जाएगा, नहीं, सेल के अंदर बस ये उसी लोग उन्हीं को जाने देता है जिसकी सेल को ज़रूरत होती है। लाइक ऑक्सीजन हो गया, अब ऑक्सीजन सेल के लिए नेसेसरी है, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बाहर आने देगा। समझ में आया क्या। तो किसी खास लोगों को, इसी खास लोगों के लिए ही यहाँ पे लगाया गया सेलेक्टिव, क्या, सेलेक्टिव, यानी कि सेलेक्टेड लोगों को ये अंदर जाने देता है और बाहर आने के लिए देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये चीज़ें जान ली। अब देखो यहाँ पे एक इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। ये पूछा गया है सीडीएस 01/2022 में। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। क्या ये सेल्यूलोज से मिलके बना होता है क्या, नहीं ना, अभी जस्ट पढ़ा है कि ये जो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बना होता है, तो सेल्यूलोज वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सबस्टांस। क्या ये सभी के लिए परमिएबल है, नहीं भाई, ये तो स्पेसिफिक है ना, ये क्या है अपना, स्पेसिफिक है, सेलेक्टिव है। ये तो सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, सभी को तो अंदर बाहर जाने नहीं देता है, जिसके सेल को ज़रूरत होती है बस वही लोग अंदर और बाहर जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो गया। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मैनी मटेरियल्स। ठीक है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन 4 देखते हैं, इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन को ज़रूरत है तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आ जाएगा, ये तो अलाउ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन क्या कर रहा है कि ये डज नॉट अलाउ, डज नॉट अलाउ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिंगर और निकोलसन करके दो बंदे हुए, उन्होंने क्या बताया, देखो उन्होंने ये बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगर और निकोलसन। सिंजर या सिंगर कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो इसको। इन्होंने ये बताया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर इम्बेडेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फॉस्फोलिपिड करके एक लेयर होता है जिसमें हमारे प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल जो है वो चिपके हुए होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है। क्या है हमारा, कोलेस्ट्रॉल।
और फॉस्फो और प्रोटीन कहाँ पे है भाई? तो प्रोटीन ये जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये भी अपना क्या है, एक प्रोटीन है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी आपका क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये जितने भी आपको ऐसे गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये वाले जिसे मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। गेटिंग इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसे हम और खोल के देखते हैं। यहाँ पे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया अपना, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है अपना क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपके फैट मॉलिक्यूल्स है, फैट मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल अंदर से बाहर गया, ठीक है, और यही मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो ये क्या होगा, चैनल प्रोटीन, यानी कि जो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रहा है वो इसी चैनल से, इसी रास्ते से अंदर आ रहा है सेल के। जो CO2 यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है वो इसी रास्ते से बाहर की ओर जा रहा है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोर्ट ये जो हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये बाहर से अंदर आया, अंदर से बाहर गया, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो चलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट को पहले डिकोड करते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका डिफ्यूजन, दूसरा होता है आपका ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, देखो यहाँ पे। तो डिफ्यूजन ये उसे बोलते हैं जहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल कहां से मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट मूव करेगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, एक सॉल्यूशन में होता है आपका सॉल्यूट होता है, और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट जिसे आप मिक्स करते हो सॉल्वेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और इससे मिलके हमारा सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने शुगर यानी कि चीनी को किसमें मिलाया, पानी में मिलाया, H2O में मिलाया, तब जाके आपकी चाशनी बनती है। तो भाई देखो यहाँ पे शुगर ये क्या बन गया, आपका सॉल्यूट बन गया। ठीक है, सॉलिड वाला पार्ट क्या बन जाता है, आपका सॉल्यूट बन जाता है। और H2O क्या है, आपके लिए लिक्विड वाला पार्ट है, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, सॉल्वेंट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो जब सॉल्यूट जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, रेड रेड क्या है आपका, सॉल्यूट मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे देखो ये फैल गए हैं, है ना, ये क्या हो गया, ये फैल गया। तो ये क्या बन गया, अब ये पूरा इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, अगर पहले अगर तुम इस पानी को टेस्ट करते, अगर यहाँ पे टेस्ट करोगे तो ये मीठा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे टेस्ट करोगे तो ये मीठा लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये कंसंट्रेटेड है। लेकिन जब ये फैल गए पूरे, ये डिफ्यूजन इसमें हो गया, तब कहीं से भी तुम पानी उठा करके पियोगे तुम्हें मीठा ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिफ्यूजन, यानी कि फैल गया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो एरिया है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और यहाँ पे इसी एरिया को अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे मात्र 6 मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि क्या हो गया, कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका कम हो गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन बोल देंगे। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमने सॉल्यूट की बात करी है, सॉल्यूट, डिफ्यूजन इज रिलेटेड टू सॉल्यूट, ऑस्मोसिस इज रिलेटेड टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम, यहाँ पे क्या है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन जाएगा, लोअर से हायर कंसंट्रेशन जाएगा, और कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा। जैसे देखो ये पहला केस है, ठीक है, और ये क्या है अपना दूसरा केस है। तो पहले केस में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है। ठीक है, इधर देखो, इधर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे फिगर 2 में क्या हो गया, यहाँ पे जो पानी है ना वो इस तरफ चला गया, पानी जो है वो इस तरफ चला गया। ठीक है, अब पानी जब इस तरफ चला गया मतलब क्या, पानी को हमने क्या बोला था, हमने सॉल्वेंट बोला था, हमने क्या बोला था,
सॉल्वेंट बोला था। अब यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया, कौन चला गया? सॉल्वेंट चला गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसे हम? ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑलराइट। समझ में आ गया आपको डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट पे। इसी को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपको लिखना है अपने नोटबुक में कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद हो जाता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे ये पत्ता है, अब ये पत्ता क्या करेगा? CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, है ना? CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। अब ये कैसे करेगा? इसके पास नोज तो है नहीं हम लोगों के जैसे कि बड़े बड़े एक ही बार में बहुत ज़्यादा सांस ले लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस पर क्या होता है? इस पर स्टोमाटा होता है। ठीक है, क्या होता है? स्टोमाटा होता है। तो उसके थ्रू ये क्या करता है? बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, स्टोमाटा में छोटे 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 बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने डिफ्यूजन का हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में क्या, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन कौन जाएगा ऑस्मोसिस में? ऑस्मोसिस में किसे हम भेज रहे थे बताओ? अरे भाई ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट को भेज रहे थे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट को भेज रहे थे। तो ऑस्मोसिस में कौन जाएगा? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट मतलब क्या? पानी चला जाएगा। तो यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूजन में विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था और यहाँ पे ऑस्मोसिस में विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स रूट्स, बाय प्लांट रूट। तो अब देखो ये प्लांट की जड़ है। अब इसे प्लांट की जड़ क्या काम क्या होता है? धरती से मिनरल्स को खींचना, पानी को खींचना। अब ये पानी कैसे जाएगा? तो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। तो ये प्लांट के रूट पे छोटे 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 छेद होते हैं। उन छेदों के थ्रू ये जो पानी है यानी कि जो सॉल्वेंट है वो मिट्टी में क्या है? वो मिट्टी में कम है और यहाँ पे इसके रूट्स में ज़्यादा है। तो पानी चाहेगा कि जहाँ मेरी संख्या ज़्यादा है मैं वहाँ चला जाऊँ। तो यानी कि ये यहाँ पे ऑस्मोसिस हो जाएगा प्लांट के रूट में। ठीक है, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और प्लांट के जो सेल्स होते हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने अंदर पानी कैसे लेते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ओनली लिखा हुआ है, दैट मीन्स ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। यानी कि वैसे सेल्स जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग होते हैं, ठीक है, बस वही ऑस्मोसिस कर सकते हैं। क्या डेड सेल ऑस्मोसिस कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल ही ऑस्मोसिस कर सकता है। इतनी बात क्लियर है ना? अब आते हैं अपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया, दो प्रकार के होते हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे हम अगर खाना को खा रहे हैं तो हमें क्या एनर्जी लग रहा है ना, हम खाना को बना रहे हैं, खाना को हम अपने माउथ तक ला रहे हैं, उसके बाद हम इसे चबा रहे हैं, फिर वो अंदर जा रहा है। तो ये क्या हमारी एनर्जी लग रही है इसमें? समझ में आया क्या? तो यहाँ पे देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पहला है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है? जैसे यहाँ पे खाना रखा हुआ है, अब यहाँ से एक अमीबा आया, ये अपना चल रहा था। अब क्या हुआ? इसे यहाँ पे खाना दिख गया अमीबा के लाइक। अब वो क्या करेगा? इस खाना को ना अपने चारों तरफ से घेर के इसको अंदर अपने ले लेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको खाना है, ठीक है, ये आपके लिए खाना है।
आपने देखा यहाँ पे खाना है, अब क्या करोगे, आप एक घेरा बनाओगे, एक घेरा बनाया आपने, और घेरा को बना करके इस खाने को पूरे चारों ओर से आपने घेर लिया। चारों ओर से घेरने के बाद इसे आपने लॉक कर दिया। अब ये खाना कहाँ आ गया, आपके अंदर आ गया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसे हम? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये पहले एक्सटर्नल एनवायरमेंट में था, अब ये इंटरनल एनवायरमेंट में चला गया, क्योंकि इसने इनगल्फ कर लिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे कि इनगल्फ कर लिया गया। ठीक है। एग्जाम्पल, अमीबा एक्वायर्स फूड बाय एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको अमीबा, और यहाँ पे फूड है, इसे चारों तरीके से घेर लिया गया, और उसके बाद घेरने के बाद इसे अंदर कर लिया गया, तो इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब यही प्रोसेस को बाहर करना होगा, यानी कि फूड को तो ये अभी इसने अंदर लिया है ना, अगर ये फूड को बाहर कर देगा तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या बोल देंगे? एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे देखो, ये फूड अंदर में है, ये फूड अंदर में है, और यहाँ पे ये फूड बाहर की तरफ चला गया, तो इस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। अमीबा एक्वायर्स फूड बाय एंडोसाइटोसिस, और क्या करता है, इसको बाहर कैसे निकालता है? बाहर निकाल देता है इसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। बात समझ में आ गई? रिलीज ऑफ मटेरियल लाइक एंजाइम, हार्मोन्स, सेल वॉल कंपोनेंट्स इटीसी, ये किसके थ्रू होता है? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू होता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम आते हैं हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो हाइपो को आप रिलेट करो हिप्पो से। ठीक है, हिप्पोपोटामस सुना है ना आपने? हिप्पोपोटामस कैसा होता है? मोटा होता है भाई। ठीक है, यानी कि मीडियम हैज हायर कंसंट्रेशन देन सेल। अब देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, जैसे मैं रेड कलर से ये कर रहा हूँ, इसमें जो है कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा है। सेल विल गेन वाटर। अब देखो ये अपना क्या है, ये अपना सेल है। अब जब बाहर जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा, तो जाहिर सी बात है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सॉल्यूट मूव करेगा। ठीक है, ये क्या होगा? सॉल्यूट मूव करेगा। और जब सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया, तो ये सेल को क्या कर देगा? फुला देगा, और फुला के गेंडा बना देगा। गेंडा मतलब हिप्पो बना देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, और इस केस में सेल जो है वो फूल जाता है, गेन कर जाता है वाटर। ठीक है, और यहाँ पे सेल जो है वो फूल जाता है, सेल विल स्वेल अप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हिप्पो से याद आ जाएगा। ठीक है, हिप्पो मतलब क्या? पहले पतला था, अब क्या? मोटा हो गया। तो हिप्पो मतलब क्या? हायर से लोअर की तरफ गया, यानी कि सेल जो है वो फूल जाएगा, सेल जो है वो पानी गेन कर लेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीडियम हैज लोअर कंसेंट्रेशन देन सेल। अब यहाँ पे क्या? इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन कम है, इस सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा वहाँ से चीज़ें कम कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी। तो यहाँ से क्या होगा? सेल के अंदर से पानी और सॉल्यूट क्या होगा? निकल जाएगा बाहर की साइड। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? सेल जो पहले फूला हुआ था, अब वो सेल जो सिकुड़ जाएगा, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे हम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और इस केस में सेल जो है वो पानी रिलीज करता है, यानी कि सेल जो है वो लूज कर देता है वाटर को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आइसोटोनिक में क्या होता है? जितना बाहर कंसंट्रेशन है, मान लेते हैं कि बाहर कंसंट्रेशन x है, तो अंदर का कंसंट्रेशन भी x है। तो इस केस में ना ही सेल सिकुड़ेगा और ना ही सेल फूलेगा, सेल जैसा था सेल वैसा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे पहले से ही इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड होता है। तो मीडियम हैज सेल सेम वाटर कंसंट्रेशन एज सेल। जितना सेल का कंसंट्रेशन है उतना ही वाटर का भी कंसंट्रेशन है। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, ना ही पानी यहाँ से बाहर जाएगा ना ही पानी यहाँ से अंदर आएगा, यानी कि सेल की साइज जो है वो सेम रहती है। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस, तो प्लाज्मोलाइसिस की अगर हम बात करें, तो जब सेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, सेल के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं
वो सेल वॉल से दूर चले जाएं। ये आपको दिख रहा होगा, ये सेल वॉल है, ठीक है, जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये आपको क्या हो गया, सेल वॉल है। और ये देखो सिकुड़ रहा है, ये इधर आ रहा है, सेल वॉल से दूर जा रहे हैं, ठीक है, सेल वॉल से दूरी बना रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम दिस सेल। यानी कि जब यहाँ पे श्रिंकेज हो रहा है, जब यहाँ पे श्रिंकेज हो रहा है, तो उस केस में जो सेल के ऑर्गन्स हैं वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं। और इस फंक्शन को, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। बस इतना ही था, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे, इसके थोड़े से पीवाईक्यूज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना। देखो, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन देन द सेल। अब बताओ, ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका सेल है, ये आपका सेल हो गया। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। और अंदर में कंसंट्रेशन का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो सेल क्या करेगा, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, है ना। सेल विल गेन वाटर, सेल विल गेन वाटर, ठीक है। तो सेल विल गेन वाटर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, which one of the following will be resulted when the animal cell is surrounded by medium with lower concentration of water। ठीक है, अब इस केस में क्या है, इस केस में ये आपका सेल है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कम है, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सेल विल लूज वाटर, ठीक है, सेल विल लूज वाटर, और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल विल लूज वाटर। क्या ये बात क्लियर है। दोनों ये क्वेश्चन एनडीए 2022 में आया था, ये क्वेश्चन सीएपीएफ 2019 में आया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये अपना सेल वॉल है, ठीक है। ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन पार्ट है, ये अपना क्या है, सेल वॉल है। और सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को सपोर्ट करता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं ना, हड्डियां क्या करती है, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वैसे ही सेल वॉल जो है वो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सेल वॉल जो है बेसिकली ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है, और रिजिड होते हैं, यानी ये कठोर होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये कहाँ पे दिख रहा है, ये आउटर कवरिंग है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, ये है आपका आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर ये जो आपको खोखला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, अभी हम देखेंगे इसके, ठीक है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, ठीक है, पहले इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। जैसे बाहर से कुछ मान लीजिए कि कुछ आया, ठीक है, कुछ थ्रेट आया, तो उस थ्रेट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारा सेल वॉल। सेल वॉल मतलब क्या, एक दीवार की तरफ होता है। बाहर से हवा आई बहुत जोर की, आप अंदर बैठे हुए हो, हवा अंदर आ ही नहीं पाएगी, यानी कि इस वॉल ने क्या किया, आपके लिए प्रोटेक्शन का काम किया। वैसे ही सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी मैकेनिकल डैमेजेस को, और इन्फेक्शन को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, परमिट द सेल टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया, यानी कि हाइपोटोनिक विदाउट बर्स्टिंग। जब ये सेल जो है फूलता है, यानी कि जब ये सेल वाटर को गेन करेगा तो क्या करेगा, सेल जो है वो स्वेल करेगा यानी फूलेगा, और फूलने पे सेल फट ना जाए उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी सेल वॉल ही करता है। समझ में आ गया क्या, ठीक है। चलिए अब हम इसके थोड़े से सेल स्ट्रक्चर और पीवाईक्यूज को देख लेते हैं। तो पहला पीवाईक्यू ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अ
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट। अब ये बताओ कि सेल वॉल जो है वो बना किससे होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये जो अपना सेल वॉल है ना, इसका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, ये अपना कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। यानी कि कैल्शियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप। ये क्या है आपका? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। यानी कि सेल वॉल बेसिकली बस प्लांट्स में ही पाया जाता है, ये एनिमल्स में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल कहाँ पे पाया जाएगा? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाएगा, और ये एनिमल्स में पाया नहीं जाएगा। समझ में आ गया? इसीलिए यहाँ पे बोला गया है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। तो ये किससे बना होता है? बेसिकली कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एनडीए 01 2012 में। तो विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ प्लांट। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेल वॉल में मेनली तीन चीजें होती हैं, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। ये जो आपको सेल, ये जो दिख रहा है ना, ये पार्ट एनिमल्स में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे पैक्टीन बोलेंगे। ठीक है, ये जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हेमीसेल्यूलोज बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसे हम बोलेंगे सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल। क्या बोलेंगे? माइक्रोफिब्रिल। तो ये जो आउटर पार्ट है इसे हम मिडिल लैमेला, फिर आउटर और इनर पार्ट के बीच में जो पड़ेगा उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, और ये तो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ही। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे पहले एक छोटी सी और चीज़ है कि सेल वॉल किस में होता है और किन किन चीज़ों से बना होता है। तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है। फंगी में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का होता है। एल्गी और प्लांट सेल में ये सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, नाउ एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है। एनिमल सेल में सेल वॉल होता ही नहीं है, तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो भाई इसका कैसे बनेगा, है ना? चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। ये चीज़ आपको याद रखना है। बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकॉन यानी कि बीपी। ठीक है, बी से बैक्टीरिया, पी से पेप्टाइडोग्लाइकॉन, एफ सी। ठीक है, फंगाई काइटिन। एल्गी और प्लांट सेल में मेनली ये सेल्यूलोज का बना होता है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग। अब बताओ कोई भी अदर प्लांट में और फंगस में क्या डिफरेंस होता है सेल वॉल में। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि फंगी में जो होता है वो काइटिन का बना होता है और प्लांट वगैरह में सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? बस यही पूछ रहा है कि सेल वॉल ऑफ एनी फंगी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इन हैविंग काइटिन। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? काइटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। CAPF 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है? तो सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। आगे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। इस बार ये CDS 2019 में पूछ लिया गया है। फिर से इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेल वॉल आ जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। NDA 01 2023 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपोनेंट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल। हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, तो सेल वॉल ही इसका आंसर है। तो लिविंग सेल में दोनों आ जाएंगे, हमारे प्लांट सेल भी आ जाएंगे और एनिमल सेल भी आ जाएंगे। लेकिन एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है वो नहीं होता है, प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल होता है। तो ऑलवेज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, तो ये हो गया अपना। नाउ तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। और अगर दोस्तों अगर आप CDS और CAPF 2027 के लिए सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारा कारगिल बैच। ठीक है, जो कि आप अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद ये पेड हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए ऑफर चल रहा है, आप इसे 999 रुपीज़ में
परचेज कर सकते हैं कोड का यूज़ करके फर्स्ट 20, जो कि 16 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कोर्स की वैलिडिटी आपको 2 साल की मिलेगी। इसके अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपर्ट फैकल्टी, लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, डेली क्विजेस भी करने को मिलेंगे और मंथली टेस्ट सीरीज भी इस पे इंक्लूडेड है। तो अगर आपको इसका लिंक या फिर इनरोल करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दूंगा, आप उसमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।